नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए फिर हिंदी का ये तीसरा टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस में भी हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप लोग को कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, 1 से लेकर 15 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपका जो ही मार्क है 2, 4, 10, 12 आप हमें कमेंट करके बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। इसके अलावा भी यदि कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और देखिए इस चैनल पे जो है जीके जीएस का हम गर्दा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड एंट्रेंस में जो है जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके का बहुत ही अहम योगदान है आपके एंट्रेंस में। तो इसीलिए जीके को कम नहीं आंकना है, उसका भी बेहतर तैयारी करने के लिए जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना एक लाइक देके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो ऑप्शन में पढ़ा लिखा होना, मूर्ख बनना, निरक्षर होना, बुद्धिमान होना। ठीक है, यहाँ बुद्धिमान होगा। तो देखिए काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है, तो निरक्षर होना। कुछ और यहाँ से देख लेते हैं। देखिए कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है देखिए असम्मान, यानी एक तो होगा कि समान व्यक्ति हम लोग हैं और कोई मान लीजिए मोदी साहब है तो उनसे हम लोग तुलना नहीं कर सकते। हम क्या सोच सकते हैं कि हम कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो नहीं कर सकते, यानी असम्मान व्यक्ति से तुलना नहीं करना चाहिए। या फिर ले लीजिए घोड़ा घास से यारी करे तो क्या खाए। तो देखिए यदि क्या इसमें कह सकते हैं जैसे रोजगार में दोस्ती नहीं चलती, या फिर आप कोई स्टूडेंट हैं आप मिठाई का दुकान खोलेंगे, अगर यदि हम आपके दुकान पे रोज़ आने लगे, हम आपके सर जी हैं, 1 दिन खिलाइएगा 2 दिन खिलाइएगा, फिर भी यानी रोज़ रोज़ यदि आने लगे तो आप नहीं खिलाइएगा, खुद इरिटेट हो जाइएगा। ठीक, तो यही होता है कि घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चोर पर मोर मुहावरा का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में चोर के पास मोर, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त, सोने की मुहरे कोई नहीं। तो देखिए चोर पर मोर मुहावरा का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त होना। यानी क्या आप के दोस्त यदि ज़्यादा चालाक है, ज़्यादा धूर्त है, तो उससे आप जो है कोशिश करते हैं कि इससे हम ज़्यादा धूर्तगिरी करें या इससे ज़्यादा चालाक बन के रहे। ठीक है, अब यहाँ से भी कुछ देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए छक्के चुराना का मुहावरा अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है बुरी तरह से पराजित करना या हरा देना। अब देखिए गुल्लर का फूल होना, यानी देखिए गुल्लर का फूल कभी नहीं दिखता है। अभी देखिए हम लोग जो है गांव में कहावत सुने होंगे या मम्मी पापा आप लोग को सुनाया होगा कि गुल्लर का फूल जो है कभी दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गुल्लर फूल का अर्थ क्या होता है, यानी इसका मुहावरा क्या होता है, लापता होना। ठीक है, अब देखिए समुद्र मंथन करना, यानी कठोर परिश्रम करना। हम यानी कोई स्टूडेंट है ग्रुप डी के लाएगा, अब वो जो है बीपीएससी का सोच लिया, ऐसा नहीं है कि उसको बीपीएससी नहीं निकलेगा, अब उसको जो है कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, इसीलिए अब वो जो है समुद्र मंथन करने चला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नाटक के नाटककार कौन है। तो ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय शंकर भट्ट। तो देखिए अंधेर नगरी नाटक के नाटककार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब देख लीजिए इनके और भी नाटक देख लेते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के देखिए अंधेरी नगरी हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, सत्य हरिश्चंद्र हो गया, ये सब जो है इनके नाटक है। अब जयशंकर प्रसाद का लीजिए, इनके कौन कौन है, तो आज़ाद शत्रु, कामना, एक घुट, ये नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के। अब देखिए मोहन राकेश, इनका नाटक कौन है इंपॉर्टेंट, तो आषाढ़ का एक दिन, ये याद रख लीजिएगा। और उदय शंकर भट्ट का देख लीजिए, जैसे समस्या का अंत, नया समाज, क्रांतिकारी, ये नाटक कौन लिखा है, तो उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में दिवाकर, लंबोदर, रत्नाकर, पंकज। तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो रत्नाकर होगा। और भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे सागर हुआ, रत्नाकर हो गया, ये अर्नब हो गया, सिंधु, ये सब हो गया समुद्र का। अब देख लीजिए गणेश का क्या क्या होता है, लंबोदर होता है, गजानन होता है, गणपति होता है और विनायक होता है। यह जो हम लंबोदर दिए थे ये किसका है, यह है गणेश जी का। ठीक है, पर्यायवाची शब्द। अब देख लीजिए सूर्य का क्या क्या होता है पर्यायवाची शब्द, रवि हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, आदित्य हो गया। तो ठीक है, यह सूर्य का होगा, ये याद रख लीजिएगा। और कमल का देख लीजिए, इसका होता है पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, पुंडरीक, ये 3 आप याद रखिए। यानी ये समुद्र, गणेश, सूर्य, कमल, यानी जो हाईलाइटेड चीज़ सब है उसका तो आप जरूर पर्यायवाची शब्द याद करके जाइएगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सभी सेट में हम कवर करवा दें आप लोग को, बस इसीलिए कहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? तो ऑप्शन में कंठ, दंत, तालु, ओठ। तो देखिए त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? तो दंत है। और भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए त वर्ग का तो दंत हो गया, क वर्ग का जो है जैसे क ख गो गो आना यह कंठ से हो गया, च वर्ग च छ जो यहाँ सभी हो गया तालु से बोला जाता है। और देखिए प वर्ग जैसे प फ ब भ म ये सब जो है ओठ से बोला जाता है। ठीक, अब देखिए और भी उच्चारण स्थान है जो हम आगे कवर करवा देंगे, और वैसे आप लोग भी अगर कोई बुक होगा आपके पास तो जरूर उच्चारण स्थान देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको हिंदी में उच्चारण स्थान से जरूर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो ऑप्शन में वर्ण, ध्वनि, वाक्य, शब्द। तो हम लोग जो भाषा बोलते हैं अभी जो हम बोल रहे हैं इसकी आधारभूत इकाई क्या है? तो एक इसकी आधारभूत इकाई क्या है? तो शब्द है। ठीक है, अब देख लीजिए जो हम लोग लिखते हैं यानी लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या होता है? तो उसका होता है वर्ण। और देख लीजिए भाषा की जो है सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो वाक्य होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं, यहाँ स्वयं हो, स्वयं कैसा सर्वनाम है? ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन में प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो देखिए स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम 6 होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जैसा यहाँ अभी निजवाचक बोले तो देखिए जिस जो है सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसे जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील क्या है? तो ऑप्शन में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए लोकटक झील क्या है? यह जो है स्त्रीलिंग है, क्योंकि हम पीछे भी बता चुके हैं जो भी झील है और लिपि है यह सब जो यह क्या है? तो यह स्त्रीलिंग है। जैसे झील में ले लीजिए लोकटक हो गया, विक्टोरिया झील हो गया, लोनार झील, जो भी आएगा आप स्त्रीलिंग मान लीजिए, या क्या कहते हैं लिपि में देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, फारसी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग में हम बताए थे क्या, जैसे देश का नाम हो गया, धातु का नाम हो गया, चांदी को छोड़कर, चांदी जो है स्त्रीलिंग है। तो यह सब जो है हम पिछले सेट में भी आप लोग को बता चुके हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो देखिए हिंदी में जो वचन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है? तो ऑप्शन में स्वा, ईसो हो गया, सु हो गया और सौवा हो गया। तो देखिए स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग कौन है? सु उपसर्ग है। देख लीजिए कुछ आप लोग जो है हिंदी के जो है उपसर्ग याद रख लीजिएगा। तो कौन कौन है? देखिए हिंदी में जो है संस्कृत के उपसर्ग होता है। ठीक है, कौन कौन है? अति हो गया, अधि हो गया, परा, परी, पर, प्रति, वि, सु, अ, अनु, अप, अभि, अव, नि, अन, स, आ, उत, जो ये सब जो है ना आप याद रख लीजिएगा। आपके पास जो बुक है, अब वैसे तो हम कोशिश करेंगे आने वाले जो भी सेट है हम उसमें और भी उपसर्ग दे के आप लोग को कवर करा दें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब चलिए और आपको बता देते हैं कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है। ये तो जरूर आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय कहाँ लगता है? तो ऑप्शन में शब्द के पहले, शब्द के बाद, दोनों जगह, कोई नहीं। तो देखिए प्रत्यय जो है कहाँ लगता है? शब्द के बाद लगता है, और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले लगता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन में चौराहा, राधा कृष्ण, लंबोदर, पंचमुख। तो देखिए द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? राधा कृष्ण है। आपको बताए थे कल भी कि देखिए द्वंद्व समास सीधे पहचानने के उदाहरण, जिसमें बीच में ये डैश आ गया, आंख मुन के कहिए ये द्वंद्व समास है। और देखिए इस समास में जो दोनों पद की प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिए ये कृष्ण लीला हुआ, अगर इसमें राधा ही नहीं रहती तो फिर क्या कहते हैं गोपियाँ क्यों मरती? मतलब कृष्ण जी जो है राधा पे क्यों मरते? यानी रासलीला ही नहीं होता। या फिर राम सीता के ले लीजिए, राम ही नहीं रहती तो फिर रामायण का इतना कोई कांड ही नहीं होता। क्या मान लीजिए सीता को अपहरण करके नहीं ले जाता रावण तो फिर इतना कांड ही नहीं होता। तो यही सब बात है कि द्वंद्व समास में जो आता है उसका सबका अपना अपना प्रधानता होता है। अब देख लीजिए इसमें है चौराहा, तो चौराहा यह जो है कौन है? द्विगु समास है। देखिए चौराहा यानी क्या? 4 राहों का समाहार। अब देख लीजिए इसमें जो है संख्यावाचक बोध हो गया 4। ठीक है, अब देख लीजिए पंचमुख, यह भी जो है द्विगु समास का उदाहरण है, क्योंकि पंचमुख 5 मुखों का समाहार, यानी इसमें भी है यानी संख्यावाचक आपको बोध हो रहा है, तो इसीलिए यह क्या होगा? द्विगु समास का। और लंबोदर देख लीजिए, ठीक है, जिसका जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। और देखिए लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब जैसे लंबोदर का विग्रह कीजिएगा तो क्या होता है? यानी लंबा है उदर जिसका। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो ऑप्शन में रामायण, महाभारत, गीतांजलि, कोई नहीं। तो देखिए संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। और इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि जारा का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन में प्रकाश, गर्मी, तम, धूप। तो देखिए जारा का जो है विलोम शब्द क्या होगा? गर्मी होगा। अब प्रकाश किसका विलोम शब्द है? तो प्रकाश जो है अंधकार का विलोम शब्द है। तम किसका विलोम शब्द है? तो ज्योति का तम है। तो ये तो जरूर याद रखिए कि ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है? तम होता है। और देख लीजिए छाया का विलोम शब्द क्या होता है? तो धूप होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, वर्ण। तो देखिए वर्णों के जो है व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ से और बता देते हैं, देखिए हिंदी में जो है टोटल 50 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक, अब आप लोग देखिए इतना तो याद रखिए, उसके बाद कहते हैं 4-5 दिन है, जम के मेहनत कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और देखिए आज रात में जो है 9 से 10 के बीच में हम बायोलॉजी का स्पेशल वीडियो देंगे। देखिए बायोलॉजी का जो है हम 2 स्पेशल वीडियो देंगे। एक तो आज 50 क्वेश्चन का देंगे, फिर आगे जो है कल या परसों 50 क्वेश्चन का बायोलॉजी का वीडियो दे देंगे। तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अपनी तैयारी में जम के लगे रहिए। थैंक यू।